नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत अब एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कहा जा सकता है कि अब भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन पूरा करने की दिशा में ये एक और बड़ा अहम योगदान माना जा रहा है। भारत अब उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां हम जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हालांकि 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होना यह दर्शाता है कि देश में उपभोग बढ़ा है, निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। चाहे वो तकनीक हो, सेवा क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विकसित भारत के संकल्प में हर सेक्टर अपनी भूमिका निभा रहा है। कहा जा सकता है अब कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया था वो अब धरातल पर साकार होता दिख रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प में विकसित राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात की है। विकास की इस रफ्तार को तेजी देने के लिए अब जरूरत है कि राज्य भी विकसित राज्य बने, जिनमें भारत के विकास का खासा पहले से ही नजरिए खाका आ रहा है। खास बात अब यह है कि यह ग्रोथ ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से चल रही हैं। ऐसे में अब नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता, कई मायनों में खास है। यह आर्थिक छलांग भारत के लिए इतनी अहम क्यों है? इसका पहला कारण यह है कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति जैसे ही भारत ने जापान को पीछे छोड़ा और चौथे नंबर पर आया, निवेशकों की नजर, विश्वास दोनों भारत के साथ बढ़े। दूसरी बात यह है कि भारत की युवा आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग और टेक्नोलॉजी हब बनता इकोसिस्टम, यह सब दिखाता है कि अब ग्रोथ सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि टिकाऊ है। इसका असर हर नागरिक पर भी पड़ता है, चाहे वो नौकरी के नए अवसर हों, निवेश के रास्ते हों या फिर जीवन स्तर में सुधार हो। हालांकि चुनौतियां और भी हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय अब भी कम है और आयात और निर्यात अब भी वो निर्भरता उस पर बनी हुई है। लेकिन फिर भी ये उपलब्धि बताती है कि भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से उसका अगला लक्ष्य 5 ट्रिलियन फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अब दूर नहीं रह गया है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले पूरे विषय को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखना चाहिए। उसके बाद हमारे विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे जो आपको समझाएंगे 4 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, और अगर हम 4 से 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमें क्या और कुछ करना होगा, और यह हमारे देशवासियों के लिए बड़ी खबर क्यों है। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए। विश्व में बजा भारत का डंका, जापान को पछाड़ बना चौथी अर्थव्यवस्था। अब तीसरे नंबर पर आना लक्ष्य। भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने एक बार फिर परचम फहराया है। भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के आगे अब सिर्फ 3 देश ही हैं। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हम 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। वर्तमान में वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक माहौल भारत के पक्ष में है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर चीजें ठीक रही तो अगले 2.5 से 3 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुब्रमण्यम ने कहा, हम देश के हर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे राज्य अगर देखे जाए किसी न किसी तरह से पिछड़े हुए हैं, तो इनके लिए एक राज्य अकेला अगर आप देखेंगे झारखंड हो या बिहार हो, उसकी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना हो तो बगल वाले राज्य को भी टैकल करना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास शायद बंदरगाह नहीं है या कुछ नहीं। तो ये सब मिला के योजना बन चुका है, ये हम अगले महीने जून में रिलीज करेंगे। तो इस तरह से हम केवल विकसित राज्यों को नहीं देख रहे, जो उतना विकसित नहीं है उनको भी ध्यान दे रहा है। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां ये बहुत तेजी से विकास कर सकता है, जैसा कि अतीत में कई देशों ने किया है। भारत को अगले 20 से 25 वर्षों के लिए जनसांख्यिकी लाभांश का वरदान मिला है, जिससे हम तेजी से विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान किया है। इसमें भारत के विकास का खाका पहले से ही दिख रहा है। नीति आयोग के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम ने राज्यों से विकसित भारत का आह्वान इसलिए किया है क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है। I think the Prime Minister, in his, when he addressed the gathering, firstly he says the 10-year journey of Niti is a 10-year journey preparing the country for Vikasit Bharat. I think so. The acknowledgement that this particular forum is a very, very important and useful forum. And he said that Niti meetings are a platform both for joint action as well as for shared aspirations. You share aspirations among each other so that you build a consensus on what the country needs to do. And he said, नीति आयोग की ये जो बैठकें हैं, इन्होंने देश के विकास के को गति दी है, दिशा दिया है और ऊर्जा प्रदान किया है। अब भारत की अर्थव्यवस्था की इस उपलब्धि को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ जारी है। जल्द ही हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 10 से 10वें नंबर पर ही रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 से 5वें और आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी वर्ष 2026 तक $4,187 अरब तक पहुंच सकती है, जबकि जापान की संभावित जीडीपी $4,186 अरब के आसपास रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत अगले 2 सालों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF का अनुमान भारत की जीडीपी साल 2025 में 6.2%, 2026 में 6.3% की दर से बढ़ेगी। वैश्विक विकास दर 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% रहने की उम्मीद है। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जबकि ट्रंप के टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है, लेकिन न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोक पाया और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव का कोई असर भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत पर पड़ा। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अब उसने जापान इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर है हम सभी देशवासियों के लिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 4,000 अरब डॉलर। आप अंदाजा लगाते रहिए और ये अब भारत की उपलब्धि हो चुकी है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। जापान को हमने पछाड़ दिया, हमने पीछे छोड़ दिया है। अब हमसे आगे ठीक जर्मनी है, फिर चाइना और फिर अमेरिका। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत के पास है और अब जर्मनी को पीछे छोड़ना हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए सरकारें, नीति आयोग, प्लानिंग्स लगातार काम कर रहे हैं। जानकारी
दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मेक इन इंडिया और बहुत सारी ऐसी जनहितैषी योजनाएं सरकार चला रही है, उसके माध्यम से बहुत जल्द $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से अब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए, ये खबर कितनी बड़ी है और आगे के लक्ष्य कैसे तय होंगे, इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुके हैं। तो आइए आपको उनसे मैं मिलवा देता हूं। मेरे साथ सबसे पहले प्रवेश वर्मा जी हैं, आप एक उद्योगपति हैं। डॉक्टर करण पीपरे, प्रोप्राइटर और हेड हैं न्यू मैडी विभाग के। और अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग, मेरे साथ हैं। निपुण आलम बायन सर हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। लोकेश भारती, अर्थशास्त्री। आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अश्विनी राणा सर, आप फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो पहले तो मेरे दर्शक समझना चाहेंगे इस चीज़ को, क्योंकि सर हम लोग ये जो स्टैटिकल आंकड़ों की बात करते हैं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4000, मुझे थोड़ा हिंदी में इसको रिसर्च करना पड़ा कि हम जब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कहते हैं तो ये कितना होता है, कितने ज़ीरो इसमें लगे होते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे समझ ये आया कि 4000 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर, ये इकोनॉमी अभी हमने टच किया है, जापान को पीछे छोड़ा है। तो सर, राणा सर, मैं हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से थोड़ा एडुकेट करना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। प्रश्न है ना जी, आपसे ही है सर, अश्विनी राणा सर। जी, मैं बता रहा हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कारण क्या है कि जब पूरा विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, वो टैरिफ के वॉर में इन्वॉल्व हो, और जो जिस तरह से यूएस इतनी फोर्स कर रहा हो बाकी कंट्रीज को, ऐसे में जो भारत की ग्रोथ है वो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और भारत जो है, जो प्रगति कर रहा है या अचीवमेंट कर रहा है, वो कोई किसी ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे फोर्थ बनना है। भारत एक अपनी जो प्रगति के उस रास्ते पर है कि हमारी ग्रोथ होती रहनी चाहिए, यानी हमारा जो सभी सेक्टर है उसमें विकास होता रहना चाहिए। चाहे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होने के बाद भी जो है भारत में इस प्रकार से जो प्रगति हो रही है, वो भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। अब हम कहें कि हम अब जर्मनी से भी हम आगे निकल जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि भारत की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो भारत सरकार नहीं कह रही कि हम इतनी प्रतिशत से बढ़ रहे हैं, 6.2 से बढ़ रहे थे। ये इंटरनेशनल एजेंसी जो है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो बता रहा है कि आने वाला समय जो है भारत का प्रगति का है। यानी जब पूरा विश्व जो है वो 2%, 3% माइनस में भी प्रगति कर रहा होगा, भारत उससे दुगनी तिगनी स्पीड से प्रगति कर रहा होगा, तो हम कहीं पर भी जो है पहुंच सकते हैं। अब उसमें ये है कि भाई जितने ज्यादा से ज्यादा जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी चीफ मिनिस्टर के साथ बात की कि सभी राज्यों का भी सहयोग बहुत जरूरी है। यानी केंद्र सरकार कोई नीति बनाती है तो सिर्फ उसी से प्रगति नहीं हो सकती, हर राज्य का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन चाहिए। कुछ राज्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीडीपी में हो या बाकी चीजों में हो। जैसे यूपी है, यूपी में जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, बाकी स्टेट भी कर रहे हैं। तो बाकी स्टेट जो अभी तक उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए या उनका जो रेशियो है वो कम है, उनको भी उस स्पीड से जो है अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम जो है एक्चुअल में विकसित भारत बन सकता है। ये नहीं हो सकता कि कुछ राज्य तो विकसित हो जाए और बाकी ना हो। तो इसलिए जो ग्रोथ है वो इस प्रकार के चाहिए कि सभी देश के सभी राज्य, सभी नागरिकों को उसका जो है लाभ मिले। तो वो तभी मिल सकता है कि सब जो है उसको एक अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को अलग रखते हुए, राजनीतिक विरोध को अलग रखते हुए देश के विकास के ऊपर बात करें। और हम कोई ताकत नहीं है वर्ल्ड में जो इस भारत को रोक सकता है, क्योंकि भारत के अंदर जो युवा शक्ति है, जो रिसोर्सेज है, और उसके साथ साथ सरकार की भी जो नीयत और नीति है, वो भी वो सब मिलकर जो है उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 2047 का लक्ष्य है
विकसित भारत का मुझे लगता है उससे पहले ही हम उसको पूरा कर लेंगे। और ये जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है वो भी 2-3 सालों में हम उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन जी सहयोग सभी का चाहिए, इन्वॉल्वमेंट सभी का चाहिए। जी इंक्लूसिव ग्रोथ जब तक नहीं होगी तब तक जो है हम अपने आप को ये नहीं कर सकते कि हम विकसित भारत। ठीक है, मैं लौटूंगा आपकी बात में। डॉक्टर करण पीपरे मेरे साथ हैं। डॉक्टर करण पीपरे, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? क्योंकि भारत जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। तो ये भारत की एक बड़ी जनसंख्या के कारण अचीवमेंट है, बाजारवाद का ये अचीवमेंट है, या आप इसमें प्लानिंग का एग्जीक्यूशन का, सरकारों का, उनकी जन हितैषी नीतियों को उसका क्रेडिट देते हैं? डॉक्टर करण पीपरे। करण पीपरे जी, आप अपने फोन का माइक अनम्यूट करें, और मैं अपनी टीम से गुजारिश करता हूं कि जब आप गेस्ट को जोड़ रहे हैं तो आप उनको पहले ये असिस्टेंस दें ताकि इस तरह का व्यवधान ना हो। अनम्यूट हो गया जी, अब बोलिए। भारत, हम देख रहे हैं प्रति वर्ष हर क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट हो रहा है, बहुत ही क्लियर हो रहा है, विजिबल है, और विदेशियों को भी नजर आने लगा है। और जितने अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि भारत एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक व्यवस्था बन गया है पूरे विश्व में। और मैं तो अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ, मेडिकल क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिला चिकित्सालय, पीएचसी, तहसील, ब्लॉक, बड़े शहर, कैपिटल, सब में इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स, 25 से ज्यादा एम्स खुल गए हैं, जो कि 5 साल 10 साल पहले सिर्फ 7 या 8 एम्स थे। आज हमारे हिंदुस्तान में 25-30 एम्स हैं, और हजारों मेडिकल कॉलेज खुले और प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। जी हाँ। और जैसे कि पहले सिर्फ एक कैपिटल में सीटी स्कैन होता था या एमआरआई होता था, या दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता था कैंसर, हार्ट के इलाज के लिए, आज जिला चिकित्सालय में भी सीटी स्कैन और एमआरआई उपलब्ध है। एंड हर एक जो मेडिकल कॉलेज है सभी प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, बोन ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर की सर्जरी होती है, ब्रेन की सर्जरी, थायराइड की सर्जरी, चेस्ट की सर्जरी, और डिलीवरीज वगैरह इतना फास्ट हो गया। हमारे ठीक है हॉस्पिटल में तो रोबोटिक सर्जरी होती है, जी हाँ, जी। आंखों के लिए, हार्ट के लिए, और दूसरी सर्जरी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के जो कैंसर्स होते हैं या गांठें होती है, रसौली होती है, कोई भी चीज होती है, तो इतना ज्यादा। और हमारे देश अकेले का आदमी यहाँ पे अस्पतालों में इलाज नहीं कराता है, ये अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और विदेश कंट्री से, सऊदी अरब से भी लोग आते हैं। तो इनके आने से, जैसे हिंदुजा हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, और मैं समझता हूं कि इतने टैलेंटेड चिकित्सक हैं हमारे, जो कि अमेरिका को भी चला रहे हैं, ये अमेरिकन भी ठीक है मानते सर, हैं। ठीक है। और हमारे जी जो इंजीनियर्स हैं, जी IITians हैं, जी। ये सब इतना ज्यादा डेवलप कर गए हैं कि भारत अब पीछे नहीं रुकेगा, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार से अब उसकी गति धीमी होगी, और उन्नति करेगा, और अर्थव्यवस्था और सुधरेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा सुधर जाएगी ठीक इसकी अर्थव्यवस्था। मैं समझता हूँ कि 3 साल के अंदर ही हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे, तीसरे या फर्स्ट नंबर पे आ मैं जाएगी। लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। निपुण आलम बायन सर हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। सर, देशवासियों को इस पर खुश होना चाहिए, लेकिन थोड़ा और आप व्याख्या करेंगे इस उपलब्धि के बारे में तो लोगों को और समझ में आएगा, क्योंकि हम तो जीरो गिनते रहते हैं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। मेरे मन में सवाल ये है सर कि ये बाजारवाद का नतीजा है या प्लानिंग की एग्जीक्यूशन का? निपुण सर, माइक अनम्यूट करना होगा आपको अपना फोन का। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये एक गर्व की बात है कि एज ए भारतीय कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। लेकिन देखिए, जब हम पहले और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, यानी कि अमेरिका और चीन को देखते हैं, तो उनकी इकोनॉमी में और हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है। और देखिए, अगर हम कहें अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन की है, और चीन की अगर हम बात करें तो 19 ट्रिलियन की है, और आज हम जो है वो 4 ट्रिलियन के हैं। देखिए, अगर हम चीन से भी तुलना करें तो चीन और हमारी जनसंख्या लगभग बराबर है,
और उनसे अभी हम 5 गुना पीछे हैं, यानी कि 5 गुना कम है। देखिए, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो हमें बिल्कुल गर्व महसूस होगा, लेकिन अभी हमें और प्रयास करना है। ये बात सही है कि कहाँ हम 10वें नंबर पर थे और 10वें नंबर से हम 4थे नंबर पर आए, लेकिन अभी हमें प्रयास बहुत करने हैं, अभी रुकना नहीं है। अभी इस बात को लेकर बहुत गर्व महसूस नहीं करना है। गर्व तभी महसूस होगा जब हम पहले नंबर पर पहुंचे और जो 2047 का हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को पूर्ण करें। अब जो आपने प्रश्न किया कि ये बाजारवाद का परिणाम है या प्लानिंग का परिणाम है, देखिए कभी भी किसी भी हमारा योजना हो, क्रिया हो, नीति हो, कोई भी हो, वो किसी एक कारण से उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके रिजल्ट कई कारणों से मिलते हैं। चाहे हम लोग बात करें या बाजारवाद की बात करें, जब से हमने एलपीजी, हालांकि मैं तो ये मानता हूँ, खुद हमारे विदेश मंत्री जी जयशंकर जी ने इस बात को कई बार कहा है कि जो चीन 1978 में ओपन इकोनॉमी को लेकर आ गया था और हमको अपनी ओपन इकोनॉमी को लाने में 91 तक का समय लगा। देखिए बात क्या थी, अभी मैं देख रहा था अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को सुन रहा था। जेडी वेंस ये कहते हैं एक दिन अपने भाषण में कि आज अमेरिका जो है वो आपका एक सुपर पावर नहीं है, आज जो पूरे वर्ल्ड में उसका रुतबा हुआ करता था वो रुतबा नहीं है। आज वर्ल्ड में और भी बहुत सारी पावर है। एक दौर था जब अमेरिका बेपरवाही के दौर में था और नंबर 1 था, उस समय उसने चीन को प्रॉपर ग्रोथ करने दिया। आज क्या हो रहा है कि हमारे सामने अमेरिका ही इतनी अड़चने डाल रहा है। आपने सुना होगा एप्पल फोन के जो सीईओ है, आपने सुना होगा, उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि भारत में मत बनाओ, अगर भारत में बनाओगे तो 25% टैरिफ लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी और चैलेंजेस हमारे सामने बहुत आने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड के चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं। अभी उन चैलेंजेस से हमको जूझना है, लड़ना है, फाइट करनी है और तब हमको क्या करना, आगे जाना है। तो मैं कहूंगा कि बाजारवाद थोड़ा लेट आया और पहले आता बहुत बेटर होता। और रही बात प्लानिंग की, निश्चित रूप से हमने जो प्लानिंग्स की, जो हमने योजनाएं बनाई, उन सब योजनाओं के परिणाम मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अभी काफी कमियां हैं, काफी चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन चुनौतियों को हमको पूरा करना होगा। जैसे मैंने कहा, अमेरिका 30 ट्रिलियन, हम 4 ट्रिलियन, नंबर समझ में आ रहा होगा। और अब सोचिए अमेरिका की जनसंख्या और हमारी जनसंख्या, देखिए इकोनॉमी का साइज बढ़ा, लेकिन बात है कि क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ी, जो एक आम आदमी है उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कह तो सकते हैं, मैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमको जमीन पर रहना है और अभी लगातार जिस प्रकार से हमने काम किया, अभी उस काम को हमको कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे प्लानिंग करते रहना है। जी अक्षय, ठीक है। प्रवेश शर्मा सर मेरे साथ हैं, आप प्रवेश शर्मा सर मेरे साथ हैं। प्रवेश शर्मा सर, आप एक उद्योगपति हैं। शर्मा सर, आप इसका क्रेडिट किसे देते हैं और ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप देश के लिए मानते हैं इसमें, और योगदान किस किस का है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है ये देश के लिए, देशवासियों के लिए। इसका क्रेडिट मैं नीति आयोग, राजनीति जो लीडर्स हैं हमारे, श्री नरेंद्र मोदी जी और उद्योगपति, सभी को देता हूँ। आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से भारत को, भारतवासियों को बहुत लाभ है। मैं उद्योगपति होने के नाते अपने पक्ष से बताता हूँ कि अभी निवेशकों का भरोसा भारत पे बढ़ेगा। निवेश भारत में बहुत आएगा। निवेश आने से उद्योग बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आगे भी इनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, हमें विदेश में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। भारत के पास सबसे अच्छी बात है कि यूथ पॉपुलेशन बहुत है, वर्क फोर्स बहुत है, तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। और उद्योग से डायरेक्ट लाभ जीडीपी में होगा। क्रय जो परचेजर है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की रोजगार बढ़ेगा तो वो क्रय शक्ति उनकी बढ़ेगी, इससे जीडीपी बहुत बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ हो रहा है वो निवेशक जब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से आकर्षित होते निवेश करते हैं। निवेश करेंगे, जैसे मैं रेलवे का वर्क करता हूँ तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जो भी तकनीक उनको मुझसे चाहिए वहाँ से लेना है
वो लोग देंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है तो मुझे रोजगार, श्रमिक रखना पड़ेंगे, अपना विस्तार करना पड़ेगा, उससे टर्नओवर बढ़ेगा, लाभ मिलेगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में है, सभी क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने से परिवहन में बहुत लाभ होगा। जो अभी कच्चा माल हम लेते हैं, तैयार माल बेचते हैं बाहर को, इसमें भी बहुत बहुत बढ़ेगा ये। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, मैं इसमें एक चीज और है कि निवेश बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, जी हाँ, महत्वपूर्ण निवेश बढ़ेगा। निवेश को लेकर जो नीतियां हैं सरकार की, निवेश को आकर्षित करने को लेकर जो नीतियां हैं, हम अगर आप ग्लोबल मैप पर देखें तो हम बहुत लिबरल कंट्री हैं अभी, हाँ जी, इन्वेस्टर्स की, हाँ जी, हाँ जी, राइट, हमारी नीतियां ऐसी जी हैं। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। यही है महत्वपूर्ण रीजन, यही है कि दूसरा जो अभी भारत बना है चौथी अर्थव्यवस्था में, उससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। हमारी नीतियों के साथ साथ उन लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। या वर्क फोर्स भी है, हमारे प्रोडक्ट चाइनीज या कंपेरिजन टू अदर कंट्री के प्रोडक्ट भी ठीक है, उससे लाभ मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। राइट, चलिए लौटता हूं मैं आपके पास। लोकेश भारती जी हैं, आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश भारती, लोकेश जी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, 5,000 अरब डॉलर की तरफ हमें जाना है। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, जर्मनी को अब हमें हराना है। सिर्फ जर्मनी, उसके बाद चाइना और फिर अमेरिका हमसे ऊपर हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, अमेरिका को आप देखें, जिस तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के टैरिफ लगाए जा रहे हैं, आप इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का कारण किसे देख पाते हैं, हमारी ग्रोथ का रीजन? पहले तो अक्षय जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने सबसे आखिरी में मुझे बोलने का मौका दिया। तो इसका फायदा ये मिलता है कि मैं बाकी पैनलिस्ट को बहुत अच्छे से सुन सकता हूँ, और आपके पास अपने अलग पॉइंट्स, आप कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे, ये चुनौती भी होगी आपके लिए, आपको कुछ यूनिक बोलना है। बिल्कुल, मेरा वादा है आपसे कि मैं एक पॉइंट भी रिपीट नहीं करूंगा, और हमारे ये स्वदेश न्यूज की जो जनता है उसके सामने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर जो है मैं वो इस बात की रखना चाहूंगा। तो मैं शुरुआत करने के पहले बशीर बद्र का एक शेर है छोटा सा, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम कनेक्ट कर पाए कि जो हमारी उपलब्धि है आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसके ऊपर बशीर बद्र कहते हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर देखा नहीं है। तो सबसे पहले तो भारत और भारत के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम लोग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में आए। दूसरी चीज मैं नोट करते चल रहा था, मैं ऊपर से क्रम में चलूंगा ताकि हमारी जनता, देखिए मैं एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ टोक रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि कई बार हम ऐसे डिबेट्स के इशू लेकर आते हैं कि हमारे जो वक्ता होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको एतराज़ होता है कि आपने मुझे आखिरी में बोलने का मौका दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल और बड़ा महीन बारीक विषय है, अब आपके पास डेटा बहुत हो गया होगा, इसलिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हो। मेरे पास आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। तो मैं शर्मा जी को सुन रहा था और मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि हम लोग इसको एक पॉजिटिव हेल्दी डिबेट रखें। तो शर्मा जी ने कहा कि नीति आयोग और इंडस्ट्रीज को वो धन्यवाद देंगे, निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन जो मैं रिपोर्ट पढ़ा आज की डिबेट के लिए, तो उसमें मुख्य रूप से मैं सभी जनता को, आपकी मेरी जनता को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि रिपोर्ट तो ये कह रही, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका और मेरा, मतलब कि जनता का, कैसे पब्लिक सबसे ज्यादा। यस, डोमेस्टिक कंजप्शन जो है वो बहुत तेजी से हुआ है हमारे यहाँ पे। जिस तरह से इकोनॉमी में जनसंख्या बढ़ी, उसी के साथ साथ डोमेस्टिक कंजप्शन भी बढ़ा। उस वजह से हम लोगों ने जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, जिसको क्रय शक्ति क्षमता बोलते हैं हिंदी में, बहुत तेजी से आगे हम लोग बढ़े। एक कंट्रीब्यूशन तो सर इसका ये है। दूसरी चीज, मैं निकुंज जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो अगर शब्द इधर उधर हो सकते हैं, और 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो चाइनीज इकोनॉमी है। मैं 2008 और 10 की आपको बात बताता हूँ। 10 से 12 में जब आप चाइनीज इकोनॉमी को देखेंगे, आज हम 2025 में हैं, 2012 में चाइनीज इकोनॉमी जो है वो 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे, और उसमें मेजॉरिटी स्टेक पोर्शन कहाँ से आ रहा था? इंडिया से आ रहा था। 4 पॉइंट में एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, 4.73 ट्रिलियन वो केवल भारत से कमा रहा था। हम 4 ट्रिलियन पे आज खुश हो रहे हैं, और वो 2012 में केवल 4.7 ट्रिलियन भारत से कमा रहा है। दूसरी चीज सर ने ये बोली कि क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम डेटा देखें, सरकार का डेटा देखें, तो मैं आंकड़ा बताता हूँ, 1,52,000 हमारी प्रति व्यक्ति आय है, और अगर हम लोग बेस रेट पे देखेंगे तो 72,000 है।
प्रश्न ये होना चाहिए कि ये तो सिर्फ आंकड़ों पे है। आप भी जानते हैं कि आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 तो नहीं। मतलब हर व्यक्ति से जाके आप पूछें तो एवरेज इनकम 1,52,000 रुपए नहीं मिलेगी और बेस रेट पे आपको 70,000 नहीं मिलेगी। ये एक प्रश्न चिन्ह है। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। फिर करण जी को मैंने सुना तो उन्होंने कहा सिटी स्कैन है, एमआरआई है, सारी चीजें हैं, निश्चित रूप से। लेकिन जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है उसमें आप भी जानते हैं, अगर आप एमआरआई करवाने जाएं आप तो मिनिमम कितने रुपए लगते हैं? 10,000 रुपए लगेंगे आपके, 8 से 10,000 रुपए डिपेंड करता है। तो सरकार जो है वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाती है, जर्मनी से बाहर से मशीनें बन के आती हैं। तो मेरा ये बोलना है कि सरकार इनके दाम कम करे। तो आपके और मेरे जैसा व्यक्ति, आम आदमी जब जाए तो सिटी स्कैन होना चाहिए कितने रुपए में? 1,000 रुपए में, 800 रुपए में। तब हम मानेंगे कि हाँ, ये जो सिटी स्कैन है, एमआरआई है, वो मशीनें जो है इसमें आगे बढ़ रही है। और लास्ट, जैसे कि अश्विनी सर ने कहा यहाँ पर कि जो रिपोर्ट्स हैं वो दूसरी कंट्री से बता रही हैं। देखिए, हम लोग एक संस्थापक सदस्य रहे हैं हमेशा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो उनका साथ दे और उनको बताए कि आप आने वाले समय में कहाँ होंगे और 1947 तक अगर हम विकसित हो जाएं। मेरा हमेशा अक्षय जी एक प्रश्न रहा है कि हम विकसित कल हो जाएं, लेकिन क्या हम विकसित देश की होने वाली समस्याओं से लड़ने में आज तैयार हैं? उदाहरण के लिए हम लोग 2025 में हैं, 1970 और 80 के दशक में हमारी भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये बात पहली नकार दी थी कि आप जीडीपी ग्रोथ को लेके इतना मत खुश होइए। आप ये देखिए कि आपका एचडीआई में कितना बड़ा रोल है, ठीक है, आप किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें इन पे भी ध्यान देना होगा कि हमारे जो सूचकांक हैं, जीडीपी तो एक उदाहरण होता ही है हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने का, लेकिन आज अर्थव्यवस्था जैसे स्पेन देखेंगे आप, है ना, और दूसरी इकोनॉमीज देखेंगे, वो तो भूल गए, हमें जीडीपी से मतलब नहीं है। उनका ये कि आप और मैं खुश कितने हैं। आज आप जब काम कर रहे हैं ऑफिस में, हैप्पीनेस इंडेक्स दिखते हैं मेरे ख्याल से, हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है? यस, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, एचडीआई हो गया। तो ये प्रश्न चल रहा है। अब आते हैं मूल बातों पे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ी है और जापान की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी हुई है और इसमें हमारा योगदान नहीं है, उन्हीं का योगदान है, इसका फायदा हमको मिला। दूसरी चीज की, जो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश है सर, ये 2019 में स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से जो है भारत सरकार ने इसको पोस्टपोन कर दिया। आपकी जनता के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश ये होता है जहाँ पे कमाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, खर्चा करने वाले लोग कम होते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो हाँ, 2047 का हमारा लक्ष्य है, लेकिन हो सकता है कि इसको प्रीपोन और पोस्टपोन करने की आवश्यकता पड़े, ऐसा मेरी समझ बनती है। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि बशरीवत का शेर ये बोल रहा है, हम आज देख रहे हैं कि हमें 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। ये बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है भारत ने हमारी दिखाई है। 2019 के बाद में जब कोविड आया, बाकी इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो फेल हो गई। लेकिन आपने देखा होगा भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा जो है पॉजिटिव टर्म्स में रही है ना, अगर कोविड के फेज को छोड़ दिया जाए तो। और आखिरी में कि जो इंडिया सर्विस सेक्टर है, स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, ये जो 4 ट्रिलियन लेके आए हैं, इसके मूल आधार कौन है? एक मैंने बताया आप और मैं, मतलब कि डोमेस्टिक कंजप्शन करने वाली आम जनता। दूसरा हमारा आईटी सेक्टर और डिजिटल सर्विस सेक्टर। आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला भारत है और इससे क्या हो गया, चैनलाइज हो गया। आज कहीं पे भी आप जाएंगे, फोन पे, गूगल पे करते हैं तो क्या होता है, एक चैनलाइज सिस्टम में सारी चीजें आती है, आप इजीली ट्रेस कर सकते हो। तो सरकार उस पैसे को ट्रेस कर सकती है जो चैनल के थ्रू जा रहा है और ये डिजिटल पेमेंट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसके अंदर। और हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उसमें से जैसे जीएसटी है, उसके बाद में आईबीसी है, ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी एक्ट जो होता है वो है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, उसके बाद में पीसीआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसी चैनल पे मैंने कई बार डिबेट की है, इतनी सारी इन्वेस्टर समिट्स करवाई हैं और ये इसका मिला जुला रूप है अक्षय जी, जो मुझे लगता है कि हमें आज इसे सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इसके पहले मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और जो आईएमएफ की रिपोर्ट है इसी चैनल पे और मैंने मतलब आपकी जो पैनलिस्ट है उनसे डिस्कस भी किया था कि हम बहुत इजीली इसको क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न हमेशा से ये रहा है कि हमारा कंपटीशन कौन है? हमारा कंपटीशन चाइना है, हमारा कंपटीशन कौन है? हमारा कंपटीशन अमेरिका है। हम लोगों को हमारी अर्थव्यवस्था को इस तरह से तैयार करना है कि हम आने वाले समय में इन देशों से लड़ने के लिए, आप जर्मनी को कोई चुनौती नहीं मानते, यानी कि आप जर्मनी को कोई चुनौती? मैं जर्मनी को
मैं जर्मनी को इसलिए भी चुनौती नहीं मानता हूँ सर, क्योंकि मैंने आपको बताया उनकी जनसंख्या में हमारी जनसंख्या में अंतर है। उसके बाद में उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये 3 बेसिक नीड्स होती हैं। उनकी इससे मतलब आज से 30 से 40 साल पहले सेटिस्फाई हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पर ही सेटिस्फाई होने वाली हैं। तो वो अलग फॉर्म में काम कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी अलग फॉर्म में काम कर रही है। मैं इस चैनल पे आपसे ठीक फिर से कह रहा हूँ, ठीक बहुत इजीली हम लोग जर्मनी को भी बाईपास कर लेंगे सर। ठीक है। अश्विनी राणा सर के पास में फिर से जा रहा हूँ। एक साइकिल मेरा पूरा हुआ। आप सभी को मैंने एक बार पूरा इस डिबेट में आधे घंटे के अंदर अंदर शामिल किया और आप सबकी राय मशवरा मैंने दिया। राणा सर से फिर एक बार मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अश्विनी राणा सर, क्या इसके कभी नुकसान भी होते हैं अगर कोई ग्रोथ होती है? अभी लोकेश जी ने एक जिक्र किया था कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, तो एक तो आप अगर हों तो उस पर प्रकाश डालेंगे। दूसरा राणा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें फ़ायदा क्या होगा? अभी लोकेश जी ने कहा कि इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, इस अर्थशास्त्र में, इस इकोनॉमी में आपने और मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सर मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे क्या कुछ सस्ता मिलेगा? मेरे होम लोन सस्ते होंगे क्या? मेरे एजुकेशन लोन सस्ते होंगे? मुझे गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी? मुझे पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा? मुझे गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा? मुझे डी मार्ट में या फिर रिलायंस फ्रेश में या फिर किसी किराने की दुकान पर मुझे कुछ सामान सस्ता मिलेगा? अगर ये सब नहीं होगा तो जो उद्योगपति हैं, जो रिच क्लास है, जो क्रीमी क्लास है इंडिया का, वो अमीर होता जाएगा। मुझे क्या मिलेगा सर? बिल्कुल, देखिए आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि भाई हमें इससे क्या फायदा होगा, और बिल्कुल लोकेश जी की बात से भी सहमत हूँ और मैं भी उस बात पे का पक्षधर हूँ कि जो कंजम्पशन है भारत की वो बड़ी है, लेकिन अभी उतनी नहीं बढ़ी क्योंकि कई चीजें हमारे बहुत बड़ी जनता के रीच से बाहर है। अभी अच्छी बात है कि हमने एयरलाइंस बढ़ा दी, एयरपोर्ट बढ़ा दिए और शुरू में कहा कि जो चप्पल वाला भी जो है वो उसमें जा सकता है। आज आप देखिए, किसी को इमरजेंसी में कहीं फ्लाइट पकड़ी हो, कितने की टिकट है? कोई अफोर्ड कर सकता है क्या? यानी हमें ये सारी चीजों को देखते देखते उसको भी थोड़ा कंट्रोल करके मेरे ख्याल से सर रखना 4000 से पड़ेगा। नीचे तो कहीं भी मिनिमम डिस्टेंस में 1800 किलोमीटर में 4000 से नीचे आप एक महीने पहले बुक कराएंगे 3800, राइट? इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बिल्कुल। एयर फेयर है। नहीं, वो एडवांस में आप करवाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में आज कहीं जाना है हाँ, तो आप कितने डबल कर हजार लीजिए। की टिकट? आप डबल कर लीजिए कम से कम। या मैं वही कह रहा हूँ कि भाई वो व्यवस्था भी चाहिए कि ये जो हम यहाँ पर आकर जो कंपनी जो है वो यहाँ से कमा रही हैं उनको कंट्रोल। डॉक्टर साहब कह रहे थे हॉस्पिटल का, निश्चित रूप से हॉस्पिटल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हॉस्पिटल किस प्रकार से वो सारी चीजें जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो भी हमें देखना है। इंश्योरेंस कंपनी, यानी इसलिए कंजम्पशन को बढ़ाना है लेकिन उसकी रीच में बढ़ानी है। यानी आम आदमी जो है वो भी उन चीजों का और जितना उपयोग करेगा तो वो हमारी इकोनॉमी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर नहीं होगा तो हम फिर वही आपने जो बात कही वो निश्चित रूप से है कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, हमारी इकोनॉमी का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं करना। मुझे लगता है कि सरकार की भी वैसी मंशा होनी चाहिए और होगी कि हमें जो ग्रोथ है वो इस प्रकार की चाहिए कि उसके अंदर जो कंजम्पशन है वो सब लोग करें, जो फैसिलिटीज है वो आम जनता तक पहुंचे। तो कोई ताकत नहीं, हालांकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत और ग्रोथ करे, चाइना भी नहीं चाहता, लेकिन यहाँ की अगर सरकार चाहती है, यहाँ के लोग चाहते हैं तो कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, सभी का उसके अंदर पार्टिसिपेशन चाहिए, सभी तक वो फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, तभी जो है वो हम उसको हम ये मान सकते हैं। क्योंकि विकसित हो जाना एक अलग बात है, लेकिन विकसित होने के साथ साथ जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको भी वो फैसिलिटीज जो है अवेलेबल अगर नहीं हुई तो विकसित होने का कोई मतलब नहीं। और उसके अंदर जैसे अमेरिका में आज अमेरिका की एक पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन वहां पर जो गरीबी है या होमलेस है बिल्कुल उसको एक प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। वो बहुत बड़ी वहां पर भी बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम। ऐसी समस्याएं अगर बढ़ती गई, यानी अगर नौकरी नहीं मिली और नौकरी मिली भी तो सैलरी कम मिली, और जो प्रेशर आज सभी जगह वर्क प्लेस के ऊपर बढ़ता जा रहा है उसको भी सोचने की जरूरत है।
क्यों इसलिए बढ़ रहा है कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहती है कंपनी। अरे भाई कॉस्ट कटिंग करो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इतना है उनको, और लोगों को भी नौकरी आप दोगे तो उससे क्या आगे हैप्पीनेस भी रहेगा और यस, लोगों को जॉब भी बिल्कुल सही मिलेगी। बात है। तो ये सारी चीजों को भी उस ग्रोथ के अंदर शामिल करना पड़ेगा और सरकार को इसको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, तभी जाके इंक्लूसिव ग्रोथ मैं मानता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। आपने ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमन हेल्थ को जो आपने कनेक्ट किया है, ये बड़ा काबिल तारीफ है और इस पर जनरली लोगों का ध्यान जाता नहीं है। और क्योंकि व्यापारी जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको सिर्फ नफ़े नुकसान से मतलब होता है। मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ आप लॉस एंड प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ इनह्यूमन भी आपको नहीं होना है। करण पीपरे सर, दो तीन चीज़ें हैं जिस पर मैं आप लोगों का और हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बन चुके हैं तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा कहने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने जापान को पछाड़ दिया। लेकिन हमारे देश की जनता सीधे तौर पर, अभी अगर मैं माइक लेकर निकल जाऊँ पब्लिक में, बाज़ार में, और मैं लोगों से पूछूँ कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, तो कुछ लोग इस पर ताली मारेंगे, कुछ लोग कहेंगे वाह 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 बहुत अच्छा, मोदी जी जिंदाबाद और बीजेपी की सरकार और ये और वो, बहुत सारी बातें होंगी, है ना। ये तो बात हुई एक हाइपोथेटिकल। लेकिन कोई समझदार इंटेलेक्चुअल आदमी मुझसे पूछेगा भैया हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे अभी राणा सर ने एक बात कही कि अमेरिका सुपर पावर है, राइट, लेकिन वहाँ की एक बहुत विभत्स पिक्चर है, तस्वीर है, जो पूरे विश्व को नहीं पता है। वो कभी आप यूट्यूब पर अगर आप पॉवर्टी अमेरिका आप डालेंगे इन अमेरिका, तो आपको दिखेंगी वो नज़ारे कि वहाँ किस तरीके से नशे में युवा धुत हैं, होमलेस हैं, फुटपाथ पर। मुझे लगता है अगर कोई इस इतनी छोटी आबादी का देश और इतनी बड़ी सुपर पावर अगर वर्ल्ड की है, तो फिर तो आपके यहाँ इस तरह की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मैं तो फिर हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आप विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या आप हैं, चाइना के बाद में, राइट। और आप रेलवे से निकलें जब आप कभी पटरियों से पूरे देश में, तो आप देखेंगे किस तरह झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ बसी हुई हैं। भोपाल में, मध्य प्रदेश में, या फिर मुंबई का आप विरार ले लीजिए, बड़ी व्यवस्थित, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, विश्व की सबसे, मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा स्लम है मुंबई का विरार, राइट, या डोंबिवली, राइट। सो हम ज़्यादा व्यवस्थित हैं ना फिर अमेरिका से, क्योंकि हम तो 125 करोड़ हैं सर, और वो तो कुछ एक करोड़ होके भी उनके यहाँ गरीबी है। प्लस दूसरी बात ये है कि हम ड्रॉबैक्स, विकास का एक जो होता है वो विनाश भी लेकर आता है। विकास के पीछे पीछे विनाश चलता है, ये हम सबको पता है। एयर पोल्यूशन है, पॉलीथिन हम बैन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। स्वास्थ्य सेवाओं का देश में क्या हाल है वो तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। आयुष्मान कार्ड के पीछे क्या क्या हो रहा है, आए दिन के अस्पतालों में छापे पड़ रहे हैं। बहुत कम सरकारें, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो आयुष्मान कार्ड्स पर बड़ी नज़र रखता है, और थोड़ी भी अगर हिला हवाली होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, और हुई भी है यहाँ मध्य प्रदेश में। तो डायरेक्टली क्या फ़ायदा मिलेगा? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और मैं हमारे दर्शकों के, आप सबको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। हमें उस लेवल पर जाकर इस चीज़ को समझना होगा जहाँ एक्चुअली इसके फ़ायदे हैं। लेकिन आम पब्लिक को, एनवायरनमेंट को, ग्राउंड पर इसका जो असर मिलना चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन आप लोग क्या देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। और हम जो देखते हैं और करते हैं उसका चित्रण करूंगा मैं। मैंने जब सर्विस ज्वाइन की थी 1981 में, तो मेरी सैलरी थी 500 रुपीज। आज हमारे साथ और हमको सब डॉक्टरों को 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी मिलती है। इससे आप अंदाज लगाइए कितना डेवलपमेंट हुए हैं। अस्पतालों में कंपटीशन बढ़ा है, और जो प्रोसीजर सर उस टाइम की बचत क्या थी और आज की बचत क्या है, ये भी बताइए ना। फिर जब 4 से 5 लाख रुपए सैलरी बचेगी, मिलेगी आपको, तो कितना खाएंगे आप, कितना खर्च करेंगे? बचत तो बहुत नहीं, ज्यादा मतलब ये एक्चुअली महंगाई का रेट मैंने पूछा, उस टाइम की महंगाई। मैंने तो सुना है कि एक समय ऐसा था, हमारे यहाँ मेरे दादाजी वगैरह बताते हैं कि 25 पैसे में 1 किलो गेहूं आ जाता था। आज वो 25 रुपए में आता है। मुझे खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो 50 रुपए पर मंथ मिलता था, राइट। पर मंथ, मतलब 7 से 8 हजार रुपए में पूरी एमबीबीएस हो गई थी। डीजल का रेट मैंने डीजल का रेट 8 रुपए प्रति लीटर देखा है, आज 100 रुपए प्रति लीटर। 81 में जब मैंने प्रैक्टिस करने के लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी जी, तो उसकी बुलेट की कीमत थी 12,500 रुपए। बताइए आज 2 लाख रुपए से ऊपर।
और 15 लीटर की टंकी में पेट्रोल 45 रुपए में फुल हो जाता था। आप सोचिए आप कितना डेवलपमेंट हुआ है हिंदुस्तान में, ये हमने देखा है। मरीज कोई भी, मैं मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का सुल्तानिया लेडी हॉस्पिटल का अधीक्षक था। सरकार की जितनी योजनाएं उसका भी लाभ मिलता था, और लोग बाग 1-1 लाख रुपए डिलीवरीज के लिए जो सामान होता है वो खरीद करके लाते थे। इतने जागरूक हैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए। सर जैसी जिंदगी, करण सर, जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं पीपरे सर, जैसी जिंदगी और जो लिविंग स्टैंडर्ड, जो जीवन स्तर आपका है इतने पैसे में, मैं तो इस पर फोकस कर रहा हूं कि इतना ऐसे कितने लोग, कितने % लोग हैं हमारे। अगर आप भोपाल में तो आप भोपाल का अंदाजा लोगों ने विकास किया है, सबके घर में गाड़ियां हैं। जितने पुरुष और महिला हैं 15 साल से ऊपर के, बिना लाइसेंस के भी 2 व्हीलर चला रहे हैं, कारें चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, और चलने के लिए जगह नहीं है। मुझे वो दिन भी याद है कि हमारी गाड़ी अकेली मीलों चली जाती थी, कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं करता था, खाली सड़क रहती थी। आज इतना डेवलपमेंट, चाहे रेलवे का हो और किसी भी देश की, मैं समझता हूँ हमारे बहुत ही बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसका उत्पादन, उसका वितरण एवं खपत जो होती है, उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर निर्भर करती है। और हमारे देश की जो व्यवस्था है डेवलपमेंट की, उत्पादन की, खपत की, और जो नीतियां बनती है वो बहुत ही विशाल हैं। बहुत से छोटे छोटे देश जो हैं अभी वैसे ही हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, मिडिल ईस्ट की हो और एशियाई कंट्रीज हो। लेकिन हमारा भारत ने तो मिलिट्री के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, खेती किसानी के क्षेत्र में, उनके उपकरण जो लोगों को देखने को नहीं मिलते, कि घर में 3-3, 4-4 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि कितना पैसा लोगों के पास में, जो 1-2 हजार रुपए एकड़ जमीन मिला करती थी 81-82 में, आज 1 करोड़ में नहीं मिलती वो 1 एकड़ जमीन। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि आदमी के पास में कितना पैसा है और कितना खर्च करता है। कोई छप्पर के मकान नहीं दिखते, सब में लेंटर है, सबके यहाँ गैस है, सबके यहाँ टीवी है, सबके यहाँ फ्रिज है, सबके सोफा सेट है। हम लोग जब एक मोहल्ले में रहते थे तो एक कुर्सी रहती थी, कोई गेस्ट आया तो उसके लिए कुर्सी वहीं से मंगाई जाती थी, जो मोहल्ले का सबसे पैसे वाला रहता है। आज गरीब से गरीब है, शादी में उसको सब कुछ मिल जाता है। शादी भी इतनी जोरदार होती है कि लोग बाग। ठीक है सर, मैं हमारे 3 गेस्ट और हैं, मैं उनको और ले लूं क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय बच रहा है, 5 मिनट का समय है। आपने बहुत विकास गिनाया और बड़े रूट से आपने विकास की को परिभाषित किया है। इस बात को जी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अभी भी मेरे मन का संशय बना हुआ है और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी डिबेट मेरा नेगेटिव ना जाए। लेकिन बस मेरी संवेदनाएं जो हैं, मेरी भावनाएं जो हैं, वो आम आदमी के साथ होती हैं और यही मेरा काम भी है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं। तो मेरी कोशिश बस यही होती है कि बड़ी बड़ी बातों से छोटी छोटी बातों को निकालना और छोटे छोटे लोगों को उनकी छोटी छोटी बातें मतलब की समझाना कि भाई इससे ये हो रहा है। ये हम दिल्ली से लेकर आप तक ये चीज़ पहुंचाते हैं। अमेरिका में मोदी जी ने क्या किया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, ये सब बातें ठीक हैं। नेता नगरी में जो बयानबाजी होती है वो बड़ी डिप्लोमेसी होती है, लेकिन आम आदमी का कंसर्न और उसको लेकर चलना ये बड़ी बात है। निपुण आलम बयान सर, ये जो अच्छा लग रहा है सुनने में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, सो ये जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वर्ड है, 4000 अरब डॉलर जिसे मैंने परिभाषित किया, और कुछ और डेटा मैंने निकाला था, उसमें 0,000 कितनी जीरो होती हैं वो सब भी मैं अभी पूरा रिसर्च करके बैठा हुआ था। और मुझे जो समझ में आया वो ये कि आप देखिए, जो मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ कि 1 ट्रिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में, ट्रिलियन का मतलब होता है 1 के बाद में 12 शून्य। भारतीय प्रणाली में, संख्या प्रणाली में 1 ट्रिलियन को 10 खरब के बराबर माना जाता है। मैं उस डेटा पे नहीं जाऊँगा, ये तो बस मैंने इसलिए निकाला कि मेरी अपनी जो एक क्षमता है रिसर्च करने की कि किसी बात की बाल की खाल कैसे निकाली जाती है। तो आलम बयान सर, ये किस लेवल पे हम इसको संतुष्ट हो सकते हैं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हमारे देशवासियों को हम ये कह सकें कि आपको भले ही डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको सुनकर खुश हो सकते हैं कि ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। उन्हें कैसे समझाएंगे? देखिए अक्षय जी, मैं एक बात कहूंगा कि विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले से में बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जमीनी हकीकत भी होती है। आज भी आप जे कॉलोनी में जाएं, गरीबों के घर पे जाएं, वो जिंदगी से कैसे राबता करते हैं, कैसे जिंदगी से जस्तजू करते हैं और जिंदगी को कैसे जीते हैं। एक बार उनके एक कवि थे हमारे कि डीएम साहब के ऊपर वो लिखते हैं, रामधारी दिनकर, कि डीएम साहब को एसी कमरे में जीवन की तपन महसूस नहीं होगी,
जीवन की तपन महसूस तब होगी जब वो चलेंगे एक झुग्गी में और वहां पर देखेंगे जिंदगी होती क्या है। तो जिंदगी जो है ना, ऐसे कमरे में बैठकर या हम बड़ी बड़ी बातें करके नहीं देख पाते हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप जापान की और अपनी इकोनॉमी की बात देख रहे हैं, 0.1% का अंतर हुआ है, उसमें हम 4th नंबर की इकोनॉमी बन गए। हम उस नंबर को सुनकर खुश हो सकते हैं, नो डाउट। खुद पीएम मोदी ने कहा है कि हमें रुकना नहीं है। ठीक है, हम 4th नंबर की इकोनॉमी में बने, नंबर में हम लोग पायदान में ऊपर आए हैं। हम 3rd नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, वो भी कोई बड़ा बड़ा अचीवमेंट नहीं है। बात है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से हम कितने बड़ी इकोनॉमी बने। और जो पर कैपिटल इनकम है, आपने उसको बढ़ा दिया, ठीक है, आपका 1000 रुपया बढ़ गया, 5000 रुपया बढ़ गया, लेकिन वाकई में कि जो एक आम मानवी की है, क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया? और जब हम गरीबी की बात करते हैं, गरीबी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब व्यक्ति अपनी आम जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको खुद परचेजिंग यानी कि खुद क्रय कर ले, तब गरीबी दूर होती है। ये तो है नहीं कि सरकार सबको गाड़ियां दे देंगी, बंगले दे देंगी, हवाई जहाज दे देंगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा है कि गरीबी और अमीरी का अंतर, जो संविधान का आर्टिकल 39 कहता है कि धन का संकेंद्रण एक जगह ना हो जाए, इसका भी हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल। आप देखिए कि जो आप कह रहे थे अक्षय जी, कि जो भी भाई साहब मेरे से पूर्ववर्ती कह रहे थे, कितने % लोग हैं जो उस लाइफ को जीते हैं। 20 लाख लोग टैक्स पेयर हैं हमारे यहाँ पर, केवल 20 लाख। कितनी बड़ी आबादी में? 140 करोड़ आबादी में 20 लाख टैक्स पेयर। मीन दैट यानी कि जो आपका 20 लाख रुपए एनुअल कमाने हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए एनुअल नहीं कमा पा रहे हैं, वार्षिक नहीं कमा पा रहे हैं। उनको अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में मिड डे मील खिलाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की कमी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इक्विवेलेंट नहीं होना है, स्तर खुश नहीं होना है, काम करते रहना, लगातार करते रहना है। यहाँ तक आए हैं, अभी आगे बहुत जाना है, बहुत जाना ये नहीं कि आत्ममुग्धता के शिकार हम हो जाएं। अब तो 4थे नंबर के हो गए। आत्ममुग्धता व्यक्ति के जीवन की, राष्ट्र के जीवन की, जो पाकिस्तान का हाल हुआ वो आत्ममुग्धता के कारण हुआ कि हम तो बादशाह आलम के संतान हैं। और दूसरे आत्ममुग्धता के शिकार अभी डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं, बहुत होने जा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक डिबेट इस पर भी रखूंगा कि पाकिस्तान से उनका जो प्रेम होने वाला है। और अभी कल हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात की थी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अभी मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि ऐसे कई क्रिप्टो करेंसी ऐसे फ़ायदे पाकिस्तान को हो चुके हैं। लोकेश जी जल्दी से कुछ बोल दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी, टाइम कम है मेरे पास। सर मैं यही कहना चाह रहा था कि जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत कम शब्दों में कोशिश करूंगा इसको हटने की कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जैसे सैलरी करण जी और बाकी लोगों को मिल रही है वो पूरे भारत के लोगों को मिले। मैंने कुछ आंकड़े निकाले थे इसी दौरान। डॉक्टर साहब हैं सर, वो डॉक्टर साहब हैं कि 8% लोग जो है ITR फाइल करते हैं सर देश में, और 3.6% लोग जो हैं वो रीबेट ले लेते हैं इसका। ठीक है, मतलब कुल मिला के 5% लोग, जैसे कि निपुण जी ने बताया, ये लोग टैक्स पेयर हैं। मतलब सरकार की नजरों में ये टैक्स भरते हैं, मतलब ये ज्यादा कमाते हैं। आज भी यकीन मानिए कुछ लोग हैं जिनके घर में फ्रिज नहीं है, जिनके घर में टीवी नहीं है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है इस चैनल के माध्यम से कि ऐसा हो। और लास्ट में कि मैं आपको बता रहा था कि अमर्त्य सेन हमारे ही भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट हैं। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने सिरे से चीज को नकार दिया है ना कि GDP एक सही पैमाना नहीं हो सकता किसी भी इकोनॉमी को मापने का। और उन्होंने एक अप्रोच दिया जिसको कहा उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच। बस 2 मिनट आपको लूंगा बस मैं। कैपेबिलिटी अप्रोच में ये कि हमें सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि आम आदमी को वो मिले जो करना चाहता है ना, ना कि वो जो उसके पास है। आज कितने लोग हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं ये। ठीक है, और ये जो कार्य है इसके लिए नोबेल प्राइज उनको 1996 में मिला। मतलब हमारे पास समाधान भी है। तो अक्षय जी जाते जाते सिर्फ यही कि मेरी मुबारकबाद देश को, देशवासियों को, लेकिन आने वाले समय में हमें और भी कार्य करना है। इसके लिए हम आगे बढ़ते रहें, कार्य करते रहें। ठीक है, मैं भी बधाई देता हूं हमारी सरकार को और उनके अच्छे कामों के लिए। और हम सब इस सपने जैसे लगने वाले शब्द 4000 अरब अमेरिकी डॉलर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की हम सबको बधाई। और इसका कुछ फ़ायदा हमारी जनता को, हमारे ग्राउंड पर लोगों को मिलना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। और 5 ट्रिलियन बनने से पहले मूलभूत ज़रूरतों की महंगाई कम से कम सरकार कम करने में कामयाब हो पाए, ये मेरी उम्मीद सरकार से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कीमती समय देने के लिए, स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो
तो चौथी आर्थिक महाशक्ति के बाद पांचवी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत अग्रसर है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं ये सपने जैसा दिखने वाला शब्द है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से पहले आपको और हमें निश्चित रूप से ग्राउंड पर इसका फायदा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर दिखना चाहिए। लेकिन इस उपलब्धि के लिए सरकार को बहुत बहुत बधाइयां। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।